Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to continue our discussion about the improper integrals. So you saw in the last lecture, lecture number 34, we discussed about the simple improper integrals, where we talked about their different types, kind 1 and kind 2. So first of all, we will talk about some summary of that lecture, and then we will continue to this lecture number 35, which is about improper integral. So in the last lecture, you saw that we divided our improper integral in the two categories, that was first kind and second kind. And we also generated another kind whose name was third kind of improper integral. So on the basis of limits of the integration, whether it's finite limits or infinite limits, we call these integrals of type 1 and type 2. If the limits of integration were infinite, then this is known as the type 1 improper integral, and similarly, if we have the discontinuous integrand, then we call it a second type of improper integral. So अब जो हमारी फर्दर डिस्कशन इसी टॉपिक पे कंटिन्यू रहेगी। जैसे हमें पता है कि इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स को जब हम कैलकुलस के अंदर डील करते हैं तो किसी भी कर्व का एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स को यूज करते हैं। जिस तरह के अगर आपको किसी भी एक कर्व की लिमिट्स दे दी जाए, एक फाइनाइट लिमिट आपको बता दी जाए, एक उसकी इनफाइनाइट लिमिट जो है वो आपको बता दी जाए, नेवर एंडिंग लिमिट जो है आपको दे दी जाए, तो उस केस के अंदर आप क्या करते हैं, इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स को यूज करके उस कर्व के अंदर जो एरिया होता है उसको आप फाइंड कर सकते हैं। तो वहां पे हमने कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व की, एग्जांपल्स के साथ साथ हमने कुछ टेस्ट भी वहां पे स्टडी किए। तो अब जो हमारा मेन टास्क होगा वो होगा रियल एनालिसिस की तरफ मूव करना, क्योंकि जो पहला हमने काम किया उसमें हमने बात तो की इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स पे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जिनको क्लेरिफाई करने के लिए हमें मजीद कुछ टेस्ट जो हैं वो भी बताने पड़ेंगे, और थोड़ी सी डिस्कशन इसके बारे में हमें और करनी पड़ेगी ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो आज के लेक्चर की तरफ आते हैं। लेक्चर नंबर 35 है, इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे अगेन वही डेफिनेशन जिस तरह हम पहले यूज करते हैं कि किसी भी इंटेग्रल को आप इम्प्रॉपर इंटेग्रल कहते हैं फर्स्ट काइंड का अगर उसकी लोअर या अपर लिमिट किसी में भी इंफिनिटी एग्जिस्ट कर जाए। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज है a इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी और b इज इक्वल टू पॉजिटिव इंफिनिटी। So you can interchange these infinite limits. So whenever you are in the limits of integration, whether its lower limit or upper limit is equal to positive infinity or negative infinity, then that integral is known as improper integral. तो एक लिमिट का उसमें इनफाइनाइट होना या दोनों का हो जाना वो मैटर नहीं करता। दोनों केसेस में जो आपका इंटेग्रल होता है उसको आप इम्प्रॉपर इंटेग्रल का ही नाम देते हैं। जिस तरह आपको यहाँ पे एग्जांपल शो हो रही है 0 to infinity sin x square dx, तो ये आपके पास इम्प्रॉपर इंटेग्रल की एक फॉर्म है विच इज नोन एज फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटेग्रल। जैसा कि आपको लास्ट लेक्चर्स में कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए गए थे जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि उसका ज्यादातर जो आइडिया था, हम बेसिकली पहले आइडिया लेना चाह रहे थे कि इन प्रॉपर इंटेग्रल्स को रियल एनालिसिस में स्टडी करने से पहले हमें उसकी बेसिक्स का पता होना चाहिए कि उनको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, उनकी डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस जो है वो किस तरह से टेस्ट की जाती है। तो उस पर डिटेल जो हमारी डिस्कशन है वो अब इस लेक्चर में हमारी कंटिन्यू रहेगी। तो बहरहाल ये फर्स्ट एग्जांपल है साइन एक्स के डी एक्स, जो कि इम्प्रॉपर इंटेग्रल आपके पास कहलाएगा फर्स्ट काइंड का। अब अगर हम मूव करें सेकंड काइंड के ऊपर, तो सेकंड काइंड में डेफिनेशन क्या होती है कि कंटिन्यूटी जो है वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। हम क्या करते हैं, सिंगुलैरिटीज की बात करते हैं, इंटीग्रेशन की डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं, या आप ऐसा बोल लें कि ऐसा फंक्शन जिसमें जो आपकी गिवन लिमिट्स के अंदर एक या एक से ज्यादा पॉइंट्स पर बाउंडेड ना रहे, अनबाउंडेड बन जाए, तो तब ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे फंक्शन की जब आप इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो ऐसे इंटीग्रेशन को आप क्या बोल रहे होते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड काइंड। जैसा कि यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, the integral a to b f d alpha is called an improper integral of second kind if f of x is bounded is unbounded। एक पॉइंट पे भी हो सकता है आपकी गिवन लिमिट में अनबाउंडेड,
और एक से ज्यादा पॉइंट्स पे भी वो अनबाउंडेड हो सकता है। तो इस तरह के इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स को हम क्या नाम देते हैं, सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटेग्रल। तो फर्दर इसमें जो आपको एग्जांपल शो की जा रही है जिसमें वो बता रहा है कि ये प्रॉपर इम्प्रॉपर इंटेग्रल फर्स्ट काइंड का है, सेकंड काइंड का है। जैसे आप यहाँ पे देखें कि आपको यहाँ पे इंटेग्रल गिवन है 0 to 4 dx over x minus 3, so you can find the singularities here at x is equal to 3. So it means that function will be unbounded at a single point. So this function is or this integral is improper integral of second kind. Similarly, if I move to the next slide, आपको एक और यहाँ पे एग्जांपल नजर आएगी। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या चेक करने जा रहे हैं, अब अगर आप इन क्वेश्चंस को कंपेयर करें हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ, तो थोड़ी बहुत इसमें आपको चेंजिंग डिफरेंस नजर आएगा कि किस तरह से हम वहाँ पे इसकी कंटिन्यूटी या डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस को चेक कर रहे थे और यहाँ पे उनकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को हम किस तरह से चेक करते हैं। तो आपने यहाँ पे कंसीडर किया एक इंटेग्रल 1 से लेके b तक x की पावर -p dx। तो जैसा कि आपको पता है जब आप इस तरह के इंटेग्रल्स को सॉल्व करते हैं, अगर इंफिनिटी लिमिट आ रही है अपर में या लोअर में, तो आप क्या करते हैं, वहां पे आप लिमिट्स को इवेलुएट करके बताते हैं, ठीक है। तो बाय पी सीरीज टेस्ट के मुताबिक हमारे पास क्या होता है कि अगर ये पावर जो आपके पास p है ये आपके पास ग्रेटर देन 1 हो जाती है तो आपका गिवन फंक्शन गिवन सीरीज जो है वो कन्वर्ज करती है, और अगर ये लेस देन या इक्वल टू 1 हो जाती है तो तब आपकी सीरीज क्या कर रही होती है, डाइवर्ज कर रही होती है, ठीक है। तो सेम उसी टेस्ट को हमने यूज किया तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि आपकी ये जो गिवन सीरीज है ये 1 से लेके इंफिनिटी तक यहाँ पे क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, ठीक है। तो अगर आप उन बेसिक कॉन्सेप्ट को दोबारा से रीन्यू माइंड में रीन्यू करके इनको सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप इजीली बता सकते हैं इनकी डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस को टेस्ट करके, ठीक है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं कंपैरिजन टेस्ट में। तो कंपैरिजन टेस्ट लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को पढ़ाया गया कंपैरिजन टेस्ट के बारे में कि कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, किस तरह से ये कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को जो है वो स्टडी करता है। तो वहां पे आपने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट भी पढ़ा, आपने डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट भी पढ़ा। तो अब यहाँ पे आप सिंपली स्टडी करेंगे कि कंपैरिजन टेस्ट होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास कंपैरिजन टेस्ट को अगर आप देखें तो assumes that अल्फा ऑन एन इंटरवल, ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल है आपके पास a टू इंफिनिटी, और आप एक फंक्शन ले लेते हैं, कोई भी आप एक फंक्शन f ले लेते हैं जिसके लिए फर्दर कंडीशन आपने इम्पोज्ड ये की है कि b क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू a होना चाहिए, ठीक है। और साथ में आप एक रिलेशन दे रहे हैं दैट f of x and g of x are both positive functions, as you can see that g of x is greater than f of x and f of x is positive which is greater than or equal to 0, so there should be positive function for every x greater than or equal to a। सो इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जब आप लोगों ने चेक करनी है कि आप f की कन्वर्जेंस के बारे में क्या कह सकते हैं, आप g की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में क्या कह सकते हैं, तो इन दोनों फंक्शंस के दरमियान में रिलेशनशिप आपके पास ये होगा कि सबसे पहले आप बड़े फंक्शन को चेक करेंगे कि वो कन्वर्ज कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे आपने g ऑफ x को यहाँ पे चेक किया तो g ऑफ x यहाँ पे कन्वर्ज करेगा तो तब f भी आपके पास क्या करेगा, converge करेगा। It means if the larger function converges, then your smaller function will also be converged. So a to infinity f d alpha will be less than or equal to a to infinity g of g alpha। तो ये आपके पास रिलेशन यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगा कंपैरिजन टेस्ट के लिए। ओके, तो इसको प्रूव करने के लिए सिंपली आप लोगों ने f की इंटीग्रेशन को और g की इंटीग्रेशन को डिफरेंट नेम्स दिए, उसके बाद आपने जो गिवन कंडीशंस आपको थी उनको इसके ऊपर इम्पोज किया, इम्पोज करने के बाद आपने एक इक्वेशन बनाई I1 of b is less than or equal to I2 of b, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना कि I1 of b आपने यहाँ पे दिया f d अल्फा को नाम, I2 of b आपने नाम दिया यहाँ पे g d अल्फा को, तो क्योंकि उनके दरमियान में रिलेशन ये था कि g ग्रेटर देन था f के, तो I of 1b should also be less than I of 2b according to the given condition। तो जैसे हमने ऊपर देखा कि अगर पहला g जो बड़ा फंक्शन है वो कन्वर्ज करेगा तो दूसरा फंक्शन भी कन्वर्ज करेगा, एंड वी आल्सो नो दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस और एवरी कन्वर्जेंट फंक्शन इज अ बाउंडेड फंक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर g d अल्फा कन्वर्ज कर रहा है
तो बाउंडनेस की डेफिनेशन लगाएंगे, एक नंबर हमें मिलेगा m, एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा m, इस तरह से कि g ऑफ d अल्फा क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू m हो जाएगा। लेकिन फर्दर कंडीशन जो हम शुरू से लेके आ रहे हैं कि b क्या रहना चाहिए, इसके लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू a आपके पास चलता रहना चाहिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 we have I1 of b is less than or equal to m, क्योंकि अगर वो पूरी टाइम लेस देन और इक्वल टू m है तो I1 of b भी क्या हो जाएगा, m से लेस होगा। अब क्योंकि m एक पॉजिटिव नंबर है, this is a finite value, so we can say that limit b approaches to infinity I1 of b will be exist and this will be a finite one। अगर ये फाइनाइट होगी तो फंक्शन आपके पास क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। इसी तरह से अगर आप दोनों की लिमिट्स भी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसमें इक्वालिटी का साइन आपके पास यूज हो रहा है, तो दोनों के दरमियान में वो लिमिट की बेसिस पे भी आप बता सकते हैं कि ये वाली इनइक्वालिटी जो है वो आपके पास डेवलप हो जाएगी। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रूव द कंपैरिजन टेस्ट इन रियल एनालिसिस। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट द लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में आपके पास पहली कंडीशन आपके पास क्या थी कि आप दो पॉजिटिव फंक्शंस कंसीडर करते हैं, f और g, दो पॉजिटिव फंक्शंस आप कंसीडर करते हैं, एक ओपन और क्लोज्ड इंटरवल a टू इंफिनिटी के ऊपर, जैसा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और तब आप लिमिट्स इंपोज करते हैं ऑन देयर फ्रैक्शन। means to say f of x divided by g of x, you will take a limit x approaches to infinity and it will give you some answer like suppose you get an answer a. So whatever that answer a is, a will be a finite number, it may be from an interval from 0 to infinity। तो इसकी बेसिस पे हम क्या कहेंगे कि f of x और g of x बोथ या तो कन्वर्ज करेंगे या आपके पास डाइवर्ज करेंगे। लेकिन पहली कंडीशन क्या होगी कि इनके फ्रैक्शन का आंसर क्या आना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आपको मिलनी चाहिए। उसके बाद आप f को देखेंगे, g को देखेंगे, जिसकी f अगर कन्वर्ज कर रहा है तो g भी कन्वर्ज करेगा, f डाइवर्ज कर रहा है तो g भी डाइवर्ज करेगा। तो बोथ सीरीज कन्वर्ज या डाइवर्ज करती हैं on the basis of result of that fraction whether it comes a finite number or not। if it comes an infinite number you will stop limit comparison test, you cannot get any result about that। okay, so limit comparison test में हम दोबारा आते हैं यहाँ पे, तो सेम वही कंडीशंस आपके पास आ गए कि f of x g of x आपने पॉजिटिव फंक्शंस लिए, लिमिट्स को इवैल्यूएट किया, इवैल्यूएट करने के बाद आपने आंसर देखना है, फाइनाइट आंसर है तो फिर आप टेस्ट करेंगे लाइक वी डिड इन द प्रीवियस सेक्शन जहाँ पे आपने कंपैरिजन टेस्ट को यूज किया। आप इस फंक्शन की लिमिट देखेंगे, अगर ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल a टू इंफिनिटी f d अल्फा अगर आपके पास फाइनाइट आ जाता है तो इट मींस दैट विल कन्वर्ज। अगर ये कन्वर्ज करेगा तो g भी कन्वर्ज करेगा, और सिमिलरली अगर ये आपके पास इनफाइनाइट आंसर आ जाता है तो ये आपके पास डाइवर्ज करेगा। जब ये डाइवर्ज करेगा तो पूरी की पूरी दूसरा जो g है आपके पास वो इंटेग्रल भी क्या कर जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा। तो इसको यूज करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए सिंपल सी आपने जो है यहाँ पे कंडीशंस लगा देनी है कि b अगर आपके पास ग्रेटर देन a है तो आप यहाँ पे रिजल्ट अप्लाई कर रहे हैं कि यू कैन फाइंड अ नंबर n सच दैट देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन, अ पॉजिटिव एप्सिलॉन आपको मिलेगा जिस तरह से आपको ये रिलेशन दिया होगा। उसके बाद इस मॉड को आप ओपन करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव की प्रॉपर्टीज लगाएंगे, वन को लेफ्ट राइट साइड पे ले जाएंगे, एप्सिलॉन की चॉइस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करते हुए एज यूजुअल जैसे आपको इस साइड में दिखाया जा रहा है इस वक्त कि आप किस तरह से इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उनकी दो अलग से इक्वेशंस बना लें, फिर उनको इंटेग्रल्स में आप कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो एट द एंड आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आप कैसे इनकी बेसिस पे बता सकते हैं कि टोटल दोनों के दोनों आपके पास ये कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्ज करेंगे आपके पास। ठीक है जी, तो फर्दर मूव करते हैं। छोटा सा नोट है यहाँ पे कि ये थ्योरम तब ही होल्ड करता है, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ ना कि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के लिए जो लिमिट एग्जिस्ट करती है उसका एक इंटरवल 0 और इंफिनिटी में होना लाजमी है। अगर वो 0 और इंफिनिटी में नहीं रहता तो आप लिमिट कंपैरिजन टेस्ट उस पर अप्लाई नहीं कर सकते, वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो इसके लिए c का नॉन जीरो होना जरूरी होगा। इन केस इफ यू गेट c इज इक्वल टू 0, अगर c की वैल्यू 0 आ जाती है तो वी कैन ओनली कंक्लूड दैट द कन्वर्जेंस ऑफ g d अल्फा इंप्लाइज द कन्वर्जेंस ऑफ f d अल्फा। जैसा कि हमें पता है ना कि g एक पॉजिटिव फंक्शन होगा, g बड़ा होगा f से, तो आंसर 0 आने की फॉर्म में आप कन्वर्जेंस के बारे में तो थोड़ी सी डिटेल दे सकते हैं, लेकिन आप डाइवर्जेंस के बारे में कोई भी रिजल्ट डेवलप नहीं कर सकते। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के लिए जरूरी होता है कि जो लिमिट ऑब्टेन होती है
वो लिमिट आपके पास क्या होनी चाहिए, एक फाइनाइट लिमिट होनी चाहिए विच शुड बी एग्जिस्ट फ्रॉम एन इंटरवल 0 to infinity that, and remember that 0 to infinity should be an open interval. ओके, तो नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है। अगेन आप इस एग्जांपल में भी जो है कंपैरिजन टेस्ट को यूज करते हुए इंटेग्रल्स के बारे में आप बता सकते हैं कि ये आपके पास इंटेग्रल कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। तो दो इंटेग्रल्स आपको गिवन है, आप क्या करेंगे, इनकी आप रेशो बनाएंगे, उस रेशो पे लिमिट लगाएंगे और देखेंगे कि ये हमें पॉजिटिव आंसर देता है या वट एवर दिस आंसर कम्स। ओके जी, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x। दो फंक्शंस लिए, इनकी आपने रेशो बनाई, यहाँ पे रेशो बनाने के बाद इसको आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद एट द एंड आंसर इज 0। जब आंसर 0 आ गया तो अब आप चेक कन्वर्जेंस किसकी करेंगे, आप चेक कन्वर्जेंस करेंगे g की, क्योंकि जब भी आंसर 0 आता है तो हम कहते हैं कि उस केस में g की बेसिस पे कन्वर्जेंस टेस्ट करें, उसकी बेसिस पे आप बता सकते हैं कि f कन्वर्ज करेगा या नहीं कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ पे g क्या था, 1 over x square। अकॉर्डिंग टू द p series test we can tell that the power is 2, so p is greater than 1, so this will be a convergent integral. So it means that f of x, that is p की power minus x, x power p 1 to infinity limit will also be convergent. So this is all about the limit comparison test, जिसके मुताबिक हम जो है वो टेस्ट करके बता सकते हैं कि आपके दो इंटेग्रल गिवन कन्वर्ज करेंगे या आपके पास वो डाइवर्ज करेंगे। Remarks about all our whole discussion. So every absolutely convergent integral is convergent. Absolutely convergent integral जो है वो convergent होगा, लेकिन इसका converge true होना जरूरी नहीं है। It means कि हर convergent के लिए absolutely convergent होना जरूरी नहीं होता। जैसा कि आप यहाँ पे देखें sin x over x की अगर आप convergence टेस्ट करें तो ये converge तो कर जाता है, लेकिन absolute convergence जो है वो इसकी नहीं फाइंड कर सकते। Okay, last one, this is the last condition that about the infinite integrals or improper integrals, तो वो है आपके पास काशी कंडीशंस। ठीक है, तो काशी कंडीशंस में क्या होता है, सबसे पहली कंडीशन तो ये होती है कि आप इसके अंदर एक एप्सिलॉन ऑब्टेन करते हैं, या हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए आपके पास एक पॉजिटिव नंबर b एग्जिस्ट करेगा। उस b की कंडीशंस क्या होंगी कि जितनी भी लिमिट्स हैं आपके गिवन इंटीग्रल की, उन तमाम लिमिट से वो b छोटा होगा। पहली चीज तो ये है कि हर पॉजिटिव इंटीग्रल के लिए, हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए आपके पास एक नंबर एग्जिस्ट करेगा b, एंड दैट नंबर b विल बी लेस देन दीस बोथ लिमिट। और कंडीशन आप उस पर क्या इंपोज करेंगे कि जब आप इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं एंड टेक यू दैट एब्सोल्यूट वैल्यू, so this will be always less than एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगी, आपके पास एप्सिलॉन के लेस रहेगी। तो इसको बोलते होते हैं जी कॉची कंडीशंस फॉर द इनफाइनाइट इंटीग्रल्स और इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो ये थी जी आप लोगों की आज के लेक्चर्स के बारे में डिस्कशन। तो इस वीक के लेक्चर्स में हमने देखा कि हमने इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को वेल डिफाइन करने के लिए, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हमने अपना काम जो है वो स्टार्ट किया था इम्प्रॉपर इंटीग्रल और उनकी सिंपल फॉर्म्स को देखते हुए। जिस तरह हमने लेक्चर नंबर 34 में देखा कि आपको सबसे पहले वहाँ पे उनकी स्ट्रक्चर्स बताई गई, क्या होता है फर्स्ट काइंड, क्या होती है सेकंड, क्या होती है, उनसे नई फॉर्म कैसे डेवलप की जाती है। फिर हमने कंपैरिजन और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को हमने देखा जरा सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म से मूव करते हुए फिर हम आज के लेक्चर पे आए जहाँ पे हमारी समरी अब तक ये निकली है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की डेफिनेशंस क्या हैं, उनकी टाइप्स को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को कैसे टेस्ट किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।